हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे रेसिडेंस एंड हिज टैक्स लाइबिलिटी। देखो, रेसिडेंशियल के अंदर बेसिकली वो कंपनीज भी है, इंडिविजुअल्स हैं, कंपनी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, राइट, फॉर्म्स है, एओपी है, आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, राइट, वो सारे चीज़ें। बट इस केस में हम केवल इंडिविजुअल्स का समझने वाले हैं डिटेल्ड, उस पर कुछ सम भी करेंगे कि किस केस में जो इंडिविजुअल्स है वो रेसिडेंट होगा तो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट होंगे तो क्या होगा, अगर रेसिडेंट होगा तो उसके कौन कौन से रूल्स जो डिटरमाइन करता है वो रेसिडेंस होंगे, उसके बेस पे कुछ सम भी करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर्स को, और समझते हैं। देखो, किसी भी इंडिविजुअल्स को रेसिडेंट कहलाने के लिए दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। पहला जो रूल है उसका बेसिक्स कंडीशन जो है इसको ध्यान में रखना होगा। अब देखो, बेसिक्स कंडीशन है, पहले बेसिक्स का जो वन कंडीशन है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 182 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। और दूसरा जो कंडीशन है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर। इस दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाएंगे, इंडिविजुअल जो है रेसिडेंट कहलाएंगे। अगर इस दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है उस केस में नॉन रेसिडेंट होगा। और जब ये नॉन रेसिडेंट होंगे तो फर्दर जो है उसका टैक्स लायबिलिटी इंडिया के अंदर जो है बनेगा ही नहीं, राइट। अगर मान लो इस दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये ना आपको ये देखना होगा कि वो रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। अब यहाँ पे मीनिंग समझते हैं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहने का मतलब क्या, साधारण निवासी का उसको थोड़ा सा ना इन डेप्थ समझ लो, उसका एक लाइन में मीनिंग समझ लीजिए। नॉर्मली वो इस साल में तो रेसिडेंट है बट पिछले भी साधारणतया वो जो है रेसिडेंट पाया गया है, राइट। तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होगा, बेसिकली वो जो है इस साल में तो रेसिडेंट है बट पिछले साल में वो रेसिडेंट नहीं पाया गया है, वो जो कहलाएंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब देखो, ROR और अब इसको शॉर्ट्स में बोलते हैं ROR और RNOR। इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए आपको अल्टरनेटिव और एडिशनल कंडीशन जो होगा दूसरा का उसको चेक करना होगा। वो एडिशनल कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन, और उसको अल्टरनेटिव कंडीशन भी बोलते हैं। वो क्या है कि 2 इयर्स आउट ऑफ 10 इयर्स जो है, कहने का मतलब वो पिछले 10 साल में 2 साल हमारे भारत का निवासी रहा हो। और दूसरा इसका कंडीशन क्या है कि 730 डेज इन 7 प्रीवियस ईयर। हमारे भारत में वो इंडिविजुअल जो है 730 दिन पिछले 7 साल में यदि रहा हो तो वो क्या कहलाएगा आपका। और ये दोनों देखो, बेसिकली रेसिडेंट इसको जो है ROR रेसिडेंट बट ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए आपको एडिशनल्स का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। अगर एडिशनल्स का दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो जो है नॉर्मल ऑर्डिनरली रेसिडेंट जो है नहीं होगा। डन। अगर वो दोनों केस सेटिस्फाई करता है तब जाकर के ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा, अदरवाइज वो रेसिडेंट्स बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होंगे। अब इसके जो है कुछ एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शंस को भी हम लोग समझ ले। देखो, कुछ एक्सेप्शन जो दरअसल ऐसा है उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स जो है यहीं पे कर ले कि अगर मान लीजिए वो इंडियन रेसिडेंट है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉरेन जाते हैं, राइट, वो क्या इंडियन रेसिडेंट है और वो एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब के लिए फॉरेन जाते हैं, उस कंडीशन में उसको रेसिडेंट कहलाने के लिए ये 60 डेज की जगह जो है ये 60 डेज जो है वो 182 डेज में रिप्लेस हो जाएंगे, राइट।
तो ये है उसका पहला एक्सेप्शन। और दूसरा एक्सेप्शन ये है कि यदि वो भारत के मूल निवासी हैं, राइट, और वो बाहर फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, वो इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं, वो इंडिया कभी कभी आते हैं, उस केस में क्या होगा कि ये 60 डे भी 182 डेज से रिप्लेस होगा। लेकिन इसमें एक और जो कंडीशंस है, अगर उनका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम से 15 लाख से कम है, उस कंडीशन में 182 डेज जो है 182 दिन होगा। अगर मान लीजिए कि उनका इनकम एक मतलब 15 लाख से अगर अधिक होता है, उस केस में जो है ये 60 दिन जो है 120 दिन से जो है रिप्लेस हो जाएंगे, राइट। तो ये दोनों एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रखना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो इसका जो एक्सेप्शन है वो शॉर्ट्स में आप देख लीजिए। एक्सेप्शन हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, वैसे तो हम आपको समझा ही दिए हैं। अब इस बेस पे हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं और उसको समझेंगे कि वो बेसिकली रेसिडेंट होगा तो और या नॉन रेसिडेंट होते हैं, या उसका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा इन केस ऑफ रेसिडेंट होता है। तो आओ समझते हैं क्वेश्चन से। होपफुली इसको नोट कर लिए होंगे, इसको हम थोड़ा सा मिटा करके अब उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन जो है करते हैं। देखो एग्जाम्पल जो है 1 समझिए। मिस्टर रोहित जो है, मिस्टर रोहित इज अ फॉरेनर। मिस्टर रोहित क्या है, एक फॉरेन है, मतलब बाहर के निवासी हैं। हु कम्स इंडिया on 15 June 2017 and he stay in India during the previous year मान लीजिए 2017 से 18 में वो रह रहे हैं, मान लेते हैं 140 दिन। 2018 से 19 में मान लीजिए वो रह रहे हैं 80 डेज। 2019 से 20 में रह रहे हैं, मान लेते हैं 120 डेज। 2022-21 में रह रहे हैं उन्होंने, मान लेते 150 डेज। और 2021 से 22 वो रह रहे हैं 160 डेज, राइट। और 2021 से 2000 रहने दीजिए, मान लीजिए इस तरह से वो रेसिडेंस मतलब वो हमारे देश में रह रहे हैं। अब आपको बोल क्या रहा है कि कैलकुलेट मतलब determine residential status of मिस्टर रोहित। अब मिस्टर रोहित का जो है रेसिडेंशियल स्टेटस आपको है चेक करके बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या वो सही में मिस्टर रोहित जो है रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। तो पहला कंडीशन क्या हम लोग देखें, अभी जो हम लोग समझे हैं वो पहला कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 182 डेज होना चाहिए और प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड 365 डे कितना दिनों में होना चाहिए, 4 PY में होना चाहिए, बेसिक्स था। और 2 इयर्स होना चाहिए कितना में, आउट ऑफ 10 इयर्स में। और 730 डेज होना चाहिए आपको आउट ऑफ 7 PY में। तो ये था हमारा दोनों। लेकिन उसमें एक चीज और हम लोग क्या देखे थे, अगर मान लीजिए कि जो हमारे इंडियंस हैं और बाहर जाते हैं बेसिकली जॉब के लिए और उनको रेसिडेंट कहलाने के लिए 60 डेज जो है 182 डेज से रिप्लेस हो जाएंगे, राइट। और एक और हम लोग क्या देखे थे, इंडियन ओरिजिन है, वो विदेश में क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बट वो हमारे भारत आते हैं विजिट करने के लिए। अगर उनका इनकम 15 लाख से यदि अधिक है इंडियन इनकम, तो उनको जो है उनका जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज होना चाहिए। अगर 15 लाख से अधिक अगर उनका इनकम है तो ये सारे कंडीशन, अब उस सारे कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे कि मिस्टर रोहित जो है रेसिडेंट है या
नॉन रेसिडेंट हैं। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो प्रीवियस ईयर में उन्होंने कितना दिन रहा है, 160 डेज रहे हैं, राइट। अब प्रीवियस ईयर में 160 डे रहे तो इस केस में तो आपका रूल्स जो है बेसिक्स देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 182 पहला रूल तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब दूसरा देखेंगे क्या कि वो क्या 60 डे रह रहा है प्रीवियस ईयर में उसके ठीक प्रीसीडिंग ईयर्स, तो हाँ 60 डे से प्लस है वो ठीक है, और 365 डे इन 4PY। अब देखो यहाँ तो आपका 60 से प्लस है और इस 4PY में क्या देखना है, क्या वो 365 डे से ग्रेटर और इक्वल्स टू है क्या। अब इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए और देख लेते हैं क्या कि कितना आ रहा है। हमें लगता है कि हो जाना चाहिए 150 प्लस 120 80 और 140, ये 490 डेज हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है 490 डे, यस वो सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए क्या मिस्टर रोहित जो है रेसिडेंट है। अब इसको लिखेंगे कैसे, मिस्टर सॉल्यूशन, मिस्टर रोहित इज अ रेसिडेंट because he satisfy बेसिक कंडीशंस। अब देखो जब बेसिक्स रेसिडेंस हुआ किसको, बेसिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद अब इसमें देखना होगा कि मिस्टर रोहित जो है वो आपके ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्या या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्या। जैसा कि हम लोग समझा ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब इस साल तो रेसिडेंट है ही, बट पहले भी प्रायः वो यहाँ का रेसिडेंट पाया गया है, राइट। उसके लिए क्या है 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, तो देखिए पहले तो 10 ईयर्स का तो एग्जाम्पल्स है नहीं, लेकिन फिर भी अगर दो साल किसी में अगर कंप्लीट 2 ईयर्स रह जाता यहाँ पे तो वो क्या होता, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता। दूसरा क्या 730 डे आउट ऑफ 7PY, तो चूंकि यहाँ पे 4PY या 490 डे है तो एडिशनल का दोनों में से कोई भी रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हेंस ये क्या हुआ मालूम है, रेसिडेंस हुए। और इस केस में देखो ध्यान से, ये मिस्टर रोहित जो है रेसिडेंट हुआ बेसिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद, और एडिशनल का दोनों में से कोई नहीं सेटिस्फाई, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हेंस वो क्या हुआ, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो गया, या रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा। तो इस केस में आप देखो इस पर्टिकुलरली इस एग्जांपल्स में रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, राइट। ये तो अब हम लोग देख लिए कि मिस्टर रोहित जो है रेसिडेंट है। अब इसके टैक्स लाइबिलिटी देखते हैं कि अगर मिस्टर रोहित जो है अगर हमारे इंडियन इनकम में मान लेते हैं कि 12 लाख रुपया कमाते हैं, उस कंडीशंस में इनका जो है टैक्स लाइबिलिटी हमारी गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे। तो आइए उसके लिए एक एग्जांपल्स, होपफुली आप इसको नोट कर लीजिए, होपफुली आप इसको जो है नोट कर चुके होंगे। अब हम सेम एग्जांपल से उसका टैक्स लाइबिलिटी जो है कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। अब क्या पता चला कि मिस्टर रोहित जो है आपको क्या मिला है कि इस साल में रेसिडेंट हैं, राइट। अगर मान लीजिए इनका एज जो है, मान लेते हैं इनकी एज वो 55 ईयर्स है और इनका टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम जो है मान लेते हैं 14,50,000 है, राइट। आप इसको डिटरमाइन कीजिए, डिटरमाइंड टैक्स अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट। देखो
यहाँ पे हम कोई भी डिडक्शंस की बात नहीं करेंगे, बिकॉज जो भी डिडक्शंस वगैरह, वैसे डिडक्शंस तो बहुत सारे हैं, एग्जाम्शंस बहुत सारे हैं, तो जितने भी डिडक्शंस हैं, एग्जाम्शंस हैं, उसको हम लोग जब चैप्टर कवर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल करेंगे। यहाँ पे केवल हम नॉर्मल एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या सही में उसका जो है, मान लीजिए अगर ये इनकम अर्न करते हैं तो उनका जो टैक्स कितना बनेगा और वो कितना गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब देखो, अगर इस एग्जाम्पल से अगर ध्यान से देखिएगा तो ये इनका एज 50 ईयर्स है, दैट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल जिनका एज बिलो 60 होता है, राइट, और उनका जो टैक्स स्लैब हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखे तो उसको जाकर एक बार जरूर देखिए। तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या देखे थे कि अगर जिनका एज 55 एंड 60 से बिलो है तो उनको 2,50,000 क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। मान लीजिए उनका ये हो गया इनकम और ये हो गया उसका टैक्स, तो 2,50,000 तो उनको क्या मिलेगा, नील, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और 2,50,000 एक रुपया से लेकर के अगर 5 लाख तक कमाते हैं उन पे इनको 5% के दर से पे करना होगा। 5%, तो 2.5 लाख में 5% कितना, 12,500 के आसपास आएगा। 12,500 ही, थोड़ा सा कैलकुलेट भी साथ में कर लेते हैं। 2,50,000 इंटू 5%, ठीक है। अगर 5 लाख 1 रुपया से लेकर के इन्होंने मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख से इन्होंने 10 लाख कमाते हैं तो एट द रेट ऑफ इनको जो है 20% के दर से टैक्स देना होगा, राइट। और 20% के दर से कितना हो जाएगा, इनका 1 लाख हो जाएगा। 5 लाख पे 20%, और इनका इनकम जो है 10 लाख 1 से प्लस कितना है, 14,50,000। 14,50,000 इस पे एट द रेट ऑफ इनको 30% के दर से टैक्स पे करना होगा, विच इज योर 4,50,000। 4,50,000 इंटू 30, 1,35,000 ये जो है इनको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो 1,35,000 प्लस कितना हुआ, 1,35,000, 2,35,000, 35 10 45 2 47 500, 1,47,000, 1,47,500 जो है इनका टोटल टैक्स बनता है। टोटल टैक्स जो है बनता है जो इनको गवर्नमेंट को पे करना होगा इन केस ऑफ रेसिडेंट के केस में। अगर मान लीजिए कि मिस्टर रोहित जो है उस समय नॉन रेसिडेंट होते तो इनको कोई टैक्स हमारी इंडियन गवर्नमेंट को पे नहीं करना होता, राइट। तो चलो गाइज, इस लेक्चर में हम कंप्लीट जो है इंडिविजुअल्स का जो है सम कर चुके हैं। इस बेस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, बुक के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए, राइट। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना छोड़ दिया तो समझ लेना आपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से नाता तोड़ दिया। चलो गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।